पूर्ण भारतीयता का सीधा सा सरल अर्थ है कि आप अपने जीवन में जो भी काम करें वो सारे काम ऐसे हों जिससे भारत देश को लाभ हो, अपने देश को हानि हो, अपने देश को नुकसान हो, ऐसा कोई काम आप अपने जीवन में कभी भी ना करें। ये मोटी सी सीधी सी सरल बात है। हम हमारे जीवन में सवेरे से लेकर शाम तक जो भी छोटे बड़े काम करते हैं उन सभी कामों पर आप ये नज़र डालें कि कहीं गलती से कोई ऐसा काम तो आपके हाथों नहीं हो रहा है जिससे भारत देश का कोई बड़ी हानि हो रही हो या नुकसान हो रहा हो। ये सीधा सा मतलब है पूर्ण भारतीयता का। माने भारत, भारतीयता, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा जो कुछ हमारी हैं, इनका बढ़ावा करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए ही हमें अपने जीवन में काम करना है। इसमें शुरुआत कहाँ से होगी? तो इसकी शुरुआत होगी स्वदेशी के अनुपालन से। हम सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता अपने जीवन में शून्य तकनीकी से बनी हुई सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और उसके स्थान पर भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। यहाँ से इस सिद्धांत की शुरुआत होगी। आप अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी अपनी कोई चीज़ वस्तु खरीदें अपने उपयोग के लिए, वो भारतीय हो, स्वदेशी हो। यहाँ से इस भारतीयता के सिद्धांत की शुरुआत होगी। सवेरे सवेरे आप सोकर उठते हैं, आपको टूथपेस्ट चाहिए, कोशिश करें कि वो टूथपेस्ट आपका भारतीय हो, स्वदेशी हो। सवेरे सवेरे सोकर उठते हैं, वैसे तो मैं मानता हूं कि आप चाय कॉफ़ी नहीं पीते होंगे, लेकिन अगर लत है और आदत है तो चाय कॉफ़ी में भी कोशिश करें कि वो भारतीय हो, स्वदेशी हो, उसी का उपयोग करें। इसी तरह से आप स्नान करते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करते होंगे, तो कोशिश करें कि आपका साबुन भारतीय हो, स्वदेशी हो। अगर आप पुरुष हैं और दाढ़ी बनाते हैं, शेव करते हैं, तो शेविंग करते समय ध्यान रखें कि जो शेविंग क्रीम इस्तेमाल हो वो भारतीय हो, स्वदेशी हो। अगर आप स्नान करके बाथरूम से बाहर निकलते हैं और कोई कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विशेष रूप से बहनों से, माताओं से मेरी विनती है, भाइयों से भी है कि जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करें वो भारतीय हों, स्वदेशी हों। इसी तरह आप अपने घर में खाने पीने के लिए जो वस्तुएं खरीद रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि वो स्वदेशी हों, भारतीय हों। आपके बच्चों के लिए कोई वस्तुएं खरीद रहे हैं, टॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, वैसे तो इनका बहिष्कार करना ही अच्छा है, लेकिन अगर ये खरीदना ही है टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट्स, तो वो भी स्वदेशी हों, भारतीय हों। घर में सवेरे सोकर उठने से रात सोने तक जितनी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, इन सभी वस्तुओं को शून्य तकनीकी की वस्तुएं कहा जाता है, क्योंकि इन वस्तुओं को बनाने में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती है। ये साधारण तकनीकी से बनने वाली वस्तुएं हैं, जैसे साबुन है, दंत मंजन है, टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, टेल्कम पाउडर है, वैनिशिंग क्रीम है, वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर है, क्लीनिंग पाउडर है। ये सब चीज़ें जो हमारे घरों में रोज़ इस्तेमाल होती हैं, ये सब बहुत आसानी से बनती हैं। इनको बनाने में कोई बड़े मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। तो लिहाजा हम इनका जब उपयोग करें और बाज़ार से इन्हें ख़रीदें तो ध्यान रखें कि ये भारतीय हों, स्वदेशी हों, भारतीय कंपनियों की बनी हुई हों, स्वदेशी कंपनियों की बनी हुई हों, तभी इन चीज़ों को ख़रीदें और इनका उपयोग करें। आप पूछेंगे जी क्यों, ऐसा क्यों करना है हमको? तो उसके पीछे एक गंभीर कारण है। हमारा भारत देश इस समय एक बहुत बड़े आर्थिक समस्या में फंसा हुआ है और उस आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए हमें ये करना है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है जो आज़ादी के पिछले 63 वर्षों में पैदा हुई है। वो समस्या ये है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी आई थी तो आप सभी को मालूम है एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भारत से भगा, तब हमें आज़ादी मिली थी। और उस विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारे भारत के नागरिकों ने लगातार 1757 से 1947 तक संघर्ष किया था। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता के पास एक छोटा सा स्थान है, बहुत छोटा सा स्थान है। 1757 में वहाँ एक क्रांति शुरू हुई थी। उस स्थान का नाम है प्लासी। आप कभी कोलकाता जाएं तो देख आइए, बहुत छोटा सा गांव है प्लासी। इस प्लासी के मैदान में 1757 में
एक क्रांति की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और ये क्रांति 1857 तक, फिर 1947 तक लगातार चलती रही थी। 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की थी वो सिराजुद्दौला नाम का एक व्यक्ति था, जो बंगाल का उस समय राजा हुआ करता था। उसने सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, और इस युद्ध में दुर्भाग्य से उसकी पराजय हो गई थी। पराजय होने का कारण ये था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो पैसे में बिक गया था और उसने भ्रष्टाचार कर लिया था। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंग्रेजों की तरफ से एक सेनापति आया था युद्ध लड़ने के लिए, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जब प्लासी का युद्ध लड़ने आया था तो उसके पास मात्र 350 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला जो भारत की तरफ से अंग्रेजों से लड़ रहा था उसके पास 18,000 सैनिक थे। किसी भी भाई बहन से आप ये पूछें कि एक तरफ 350 सैनिक, दूसरी तरफ 18,000 सैनिक, युद्ध में कौन जीतेगा, तो आप कहेंगे जिसके पास 18,000 सैनिक हैं वही जीतेगा। लेकिन इतिहास की वास्तविकता कुछ दूसरी है। जिस सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे वो हार गया था, और जिस अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के पास 350 सैनिक थे वो जीत गया था, क्योंकि अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति को पैसे का लालच देकर, कुर्सी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। और मीर जाफर के रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाने का दुष्परिणाम ये हुआ था कि मीर जाफर की सेना में बगावत हो गई थी और सैनिकों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की विजय हो गई थी और भारत हार गया था। उसी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया था। और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ऐसे ही नींव जमाई थी कि लगभग 1947 तक इस देश को वो लूटते रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी व्यापार करने के बहाने से। व्यापार करने में उनको इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, राज्य स्थापित कर लिया था। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य लगभग 1757 से 1947 तक चलता रहा था। तो ये 190 साल जो अंग्रेजों का राज चला, उसमें उन्होंने भारत से खूब मुनाफा कमाया, उनका सामान बेचा अंग्रेजों का, इंग्लैंड का, और यहाँ से मुनाफा लेकर वो लंदन गए। परिणाम ये हुआ था कि भारत का सारा धन संपत्ति 190 वर्ष में भारत से अंग्रेजों ने लूटकर इंग्लैंड में जमा कर लिया था। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड दुनिया का सबसे गरीब देश था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर वापस गई इंग्लैंड 1947 में, तो इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया। 190 साल में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे गरीब देश दुनिया का सबसे अमीर देश हो गया? कारण उसका एक ही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो सामान बेचा, भारतवासियों ने उसको खरीदा, उपयोग किया, उसका मुनाफा अंग्रेजों को मिला, वो सारा मुनाफा लंदन चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो हमारे देश का पैसा ब्रिटेन चला गया, हम गरीब हो गए और ब्रिटेन उस पैसे से अमीर हो गया। आपको सुनकर हंसी आएगी कि जब अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए थे तो इंग्लैंड में भूखमरी से लोग मर रहे थे, और इंग्लैंड का इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में वहाँ 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो इस समय की इंग्लैंड की जनसंख्या का लगभग 50% है। इस समय इंग्लैंड की जनसंख्या 6 करोड़ है, उसमें 3.5 करोड़ लोग उनके यहाँ भूख से मर गए थे। इतना गरीब देश था इंग्लैंड। उस गरीब देश को अंग्रेजों ने अमीर बना लिया भारत देश में व्यापार करके, और हम भारतवासियों की एक गलती वो हमको भारी पड़ गई, और वो गलती एक ही थी कि हमने अंग्रेजों की वस्तुएं खरीदी, उनका सामान खरीदा, उनको मुनाफा दिया, और उस मुनाफे से वो मजबूत होते गए और भारत पर 190 साल तो शासन किया और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से लूट लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में जो व्यापार करती थी, उस व्यापार से हर साल 70 करोड़ रुपए वो लूट के लेके जाते थे। उस जमाने का 1 रुपया अभी 300 रुपए के बराबर है। अगर इस आंकड़े को आप समझने की कोशिश करेंगे तो 70 करोड़ में 300 का गुणा करना पड़ेगा। लगभग 21,000 करोड़ रुपए हर साल वो भारत से लूट कर ले जाते थे, और ये लूट 190 वर्ष तक चलती रही। आप अंदाज़ा लगाइए कितने लाख करोड़ रुपए इस देश का लूटा गया।
फिर वही मैं बात कहना चाहता हूं कि हमसे एक ही गलती हुई थी कि हमने अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग किया और अंग्रेजी सामान का इस देश में व्यापार इतना बढ़ा कि हम गुलामी में फंस गए और ये देश कंगाल देश हो गया। अब 1947 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली गई थी, अब आज़ादी के 63 सालों के बाद ऐसी हजारों विदेशी कंपनियां फिर से भारत में आ गई हैं। हमने एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया 1947 में, और हमारे देश में एक आंदोलन चला था सन 1942 में, जिस आंदोलन का नारा था भारत छोड़ो। हमने कहा अंग्रेजों से, हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत छोड़ो। अभी हमारे देश में बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि जो सरकारें चल रही हैं इस समय, हमारी केंद्र की सरकार है जो दिल्ली में, हमारे राज्यों की सरकारें हैं, ये राज्यों की राज्य सरकारें और दिल्ली की केंद्र सरकार ये उल्टे रास्ते पर चल पड़ी है। और सन 1991 के साल से इस देश में सरकार ने एक नीति बनाई है और उस नीति का नाम अंग्रेजी में है ग्लोबलाइजेशन। उसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलाइजेशन, उसी नीति को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण। इस नीति के आधार पर क्या हो रहा है, भारत के सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं और हजारों विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया जा रहा है। जिस एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में हमें 90 वर्ष लगे, उस भारत देश में इस समय 5000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस देकर बुला लिया है। और इन विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की वैसे ही छूट मिल गई है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट मिली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में इस देश का राजा था, उसका नाम था जहांगीर। अगर आप मुगल साम्राज्य का थोड़ा अध्ययन करेंगे तो मुगल राजाओं में एक राजा हुआ करता था जहांगीर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई थी तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था, और मरते समय जहांगीर ने ये बात कही थी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल जो मैंने की वो ये कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया, और मेरी इस गलती की सजा भारत की आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। और वो ये कह के मर गया था और उसने इस देश को गुलाम बनाने के रास्ते पर डाल दिया था। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है कि जो गलती 17वीं शताब्दी में कभी जहांगीर ने की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाने की, वही गलती आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हजारों हजारों विदेशी कंपनियों को भारत में बुला रहे हैं।